अस्सलामुअलैकुम, हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मुबशिर बुखारी साहब, मुर्तज़ा डार साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब और सुहेल भट्टी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में होने वाली हलचल के हवाले से। इस वक्त एक बयानिए की जंग जारी है। तमाम सियासी पार्टीज़ अपने अपने बयानिए को लेकर अवाम में मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून आइंदा आने वाले इलेक्शन में एहतसाब का बयानिया भी अपना रही है। जबकि नून लीग में ही कुछ एतराज़ात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं कि एहतसाब के बयानिए से निकल कर हमें अवाम की बात करनी चाहिए, मईशत की बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ ने लंदन में साबिक जजेस और जर्नैलों के एहतसाब की जो बात की है, उसके बाद पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है। अगले ही रोज़ शहबाज शरीफ एक कानूनी मुशावरत के लिए लंदन रवाना हो जाते हैं और ख़बरें आती हैं कि नून लीग की सीनियर क़यादत चाहती है कि हमें सख्त बयानिए के तहत इलेक्शन में नहीं जाना है, हमें अवाम की बात करनी है। इससे जुड़ा जो हमारा सवाल है वो यही है कि क्या नवाज शरीफ से वतन वापसी पर सलूक होगा क्या? मुर्तज़ा डार साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए जी, मियाँ साहब और फिर क्या बयानियाँ बनाएं? बयानिए भी तो चाहिए ना। उन्होंने आके लोगों के आगे जलसे में, जुलूस में खड़े होना है, तकरीर करनी है, पंडाल सजना है। तो मियाँ साहब ने कुछ तो कहना ना उनको, कुछ तो उन्होंने अपना मंजन बेचना है। उन्होंने बताना है कि भाई देखो जी कि ये मैं हूँ, ये मेरे साथ हो चुका, अब मैं इसके अलावा और क्या करूँ। तो मियाँ साहब को आंसर मिलता है कि भाई आपके पास, अब मियाँ साहब जब अपना थॉट प्रोसेस सामने लाते हैं तो उनको समझ आती है भाई मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं है कि जी मुझे क्यों निकाला, वली जो सारी रट है उसको दोबारा लगाया जाए, बताया जाए कि जी मुझे जो निकाला वो गलत निकाला गया, मुझे निकालना जो आइन कानून के ख़िलाफ़ था, जो कार्रवाई हुई आइन कानून के ख़िलाफ़ थी और जिन लोगों ने सारा स्टेज सजाया था वो इसके मुजरिमान है। सो वो लोगों को ले जाना चाहते हैं वापस उसी साल के अंदर जिस साल में उनको वहाँ से निकाला गया, ताकि वो डिसकनेक्शन जो है वो कनेक्शन के अंदर बहाल हो जाए। इसके अलावा उनके पास कोई और बयानिया नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जब उन्होंने बयानिया बना लिया तो उनको कहा गया, ओ मियाँ साहब हेलो भाईजान, ख्याल करें हमने आपको यहाँ से छुट्टी पे भेजा था आपकी तबीयत नासाजी के चक्कर में। आपके भाई ने 25 रुपये के स्टैम्प के ऊपर साइन करके भेज दिया, आपका भाई भी यहीं पे है, आपका कारोबार भी यहीं पे है, तो थोड़ा होश के नाखुन लें। जो एक्सपेरिमेंट आपसे पहले पीटीआई के चेयरमैन ने किया, जिस किस्म के अब उनको मामलात का सामना है, ये ना हो कि आपको इस किस्म के मामलात का सामना हो जाए। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जिन शख्सियात को इन्वॉल्व करने की और एहतसाब की बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए मियाँ साहब, ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। अब मियाँ साहब के पास बयानिया नहीं है और वो इस चीज़ के ऊपर अफोर्ड नहीं करते मामलात को, तो चुनाचे मामलात खटाई में पड़े। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि मियाँ साहब ने ये बयानिया ना जान के बनाया, वो इतने तो मासूम है नहीं। उनको इस बात का पता है कि मैं जब ये बयानिया बनाऊंगा तो मेरे पास थोड़ी सी ग्राउंड होगी और वहाँ से आवाज़ें कुछ छुटेंगी, जी इसके ऊपर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, जी आप आएँ और आके अपनी सियासत, अपनी कैंपेन करें। अब मियाँ साहब इस सारे मामले को एज ए शोल्डर यूज़ कर रहे हैं। मियाँ साहब इस सारे मामले को यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि उनको कोई एक्सक्यूज़ मिल सके कि जी मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊँगा। ये बात तो दुनिया जानती है कि जहाँ नरम मिट्टी हो वहाँ पे मियाँ साहब पैर नहीं रखते, और यही मामला और यही माजरा है। मरीम नवाज़ साहिबा थोड़ी देर पहले भी लाहौर में लैंड किए। आप, मैं, सना और हमारे बाकी साथी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जी मरियम भी अब रवाना हो गई हैं और अब वो मियाँ साहब के साथ ही आएंगी। तो मरियम तो अकेले आ गई हैं, अभी मियाँ साहब किधर हैं? मुझे तो मियाँ साहब आते नज़र नहीं आ रहे। जो मामलात गुज़िश्ता चंद दिनों हफ्तों में हुए आपके सामने हैं। मियाँ साहब की वापसी अभी भी एक मुहिम्मा है। मियाँ साहब वापस नहीं आ सकते, वो आएंगे तो उनको सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला जो निगरान है उनके बयान का सामना है, और उनका बयान नहीं, वो कानून है, वो आइन है। वो ये कहता है ही हैज़ टू गो बिहाइंड द बार्स। वो चाहते हैं कि मैं आज बिहाइंड द बार्स जाऊँ, मैं जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ जाऊँ, अगले दिन उठे रेड कार्पेट बिछा और कहें जी मियाँ साहब आ गए, क्या बात हो गई, कमाल हो गया, छा गए, आप ना आते तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाना था। तो वो मामलात नहीं है, मामलात बड़े बदल चुके हैं। तो बदले मामलात के अंदर बदले मियाँ साहब, बदली सियासत है। मियाँ साहब को सूट, उनकी सियासत को, उनकी बेटी की सियासत को जो सूट करता है वो लंदन में ही इस टेन्योर में रहना है। अगर वो चाहते हैं कि अगला टेन्योर उनकी बेटी का हो तो इस मरतबा भी वो साइड पर हो जाए। अगर वो इस मरतबा भी साइड पर ना हुए तो आएंगे, बैठेंगे, मामलात को चलाएंगे जिस तरह मामलात ख़जाने पे बैठ के चलाने हैं। भाई वो खाली पड़ा हुआ है। तो अब ये जो बातें हो रही हैं कि जी मियाँ साहब आएंगे और वो कुछ कमिटमेंट्स लेके आएंगे, कुछ ऐसी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जो मियाँ साहब को सपोर्ट करेंगे और मियाँ साहब आ जाएंगे, तो जब ये पैसे आएंगे ख़जाने में, डलेंगे, वादे वही तो किए जा चुके, अगर किए जा चुके तो तब मामलात आगे बढ़ेंगे ना। तो मियाँ साहब बगैर अकाउंट में, खातों में पैसे डले बगैर किस तरह आए और आके बैठ जाएं, बल्कि मामलात चला लें। आपका 2 या 3 अरब डॉलर का तो फॉरेन रिजर्व रह गया। आंखें आप दिखा रहे हैं 600 अरब डॉलर वाले को, भारत को। मामलात आपके खटाई के अंदर इस वक्त जो है वो 36 ममालिक के साथ तो पड़े हुए हैं। अफ़गानियों की खबर देख लें आप,
आप कहते हैं जो अफगानी जो हमने अब 10 लाख 11 लाख है वो हम निकालने लगे हैं। तो जहाँ पे मामलात इस हद तक तितर बितर हैं कि विद इन द कंट्री आउटसाइड द कंट्री बहुत सारे महाज और चैलेंजेस का सामना है और तिजोरी खाली है और पॉलिटिकल टर्बुलेंस है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर और सेटअप वही लग रहा है आएगा जो अब से कुछ महीने पहले यानी 16 महीने वाला सेटअप गुजरा है इंटरिम। तो मियाँ साहब क्या करने आएंगे? मियाँ साहब की वापसी के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मियाँ साहब की वापसी को मैं तब तस्लीम करूँगा जब वो वाकई लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर या कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे तो उनका इस्तकबाल होगा। इसके दरमियान में आए बाएँ शाएँ बहाने हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बयान आते हैं, कभी डायरेक्ट करके इस तरफ ले जाते हैं मामला तो कभी उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर मुझे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम यही सवाल नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ वतन वापस आने से पहले एक बयानिया बना रहे हैं जो कि एहतसाब का बयानिया है, लेकिन इस बयानिए का जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी नून लीग की पार्टी। इसीलिए काफ़ी प्रेशर है नवाज शरीफ पर कि इस बयानिए को बदला जाए और सिर्फ अवाम की बात की जाए, मईशत की बात की जाए, ये बात की जाए कि जी बेरोज़गारी को ख़त्म कर देंगे और ख़त्म कर देंगे महंगाई को, गुर्बत को पाकिस्तान से। लेकिन अब सूरत हाल जो है काफ़ी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ वापस गए हैं लंदन तो बड़े अहम पैगामात लेकर गए हैं। तो सोहेल साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ कि नवाज शरीफ इससे कबल भी माजी में इस तरह के बयानात के साथ आए हैं मैदान में, लेकिन उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि अब वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली जो बात है एक तो ये है कि वो हर सूरत जो उन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख अनाउंस की है अब उनको पाकिस्तान आना चाहिए। अगरचे के बहुत से खदशात हैं, नैब के केसेस खुल चुके हैं, मुख्तलिफ नून लीगी शख्सियात को अदालतों की जानिब से तलब किया जा रहा है। शुगर जो से मुतल्लिका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी खुलना है। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। उसी लम्हे एक नया जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से मुतालबात किए गए और जिस तरीके से 5 अहम तरीन शख्सियात को कैफ़े किरदार पहुँचाने का मुतालबा किया गया, तो मामला तो काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन वो 21 अक्टूबर हो या 10 अक्टूबर हो या 5 अक्टूबर हो या 22 अक्टूबर हो, जब भी नवाज शरीफ साहब ने आना है वो ख़ुद भी कहते हैं, लेकिन उनको तस्लीम भी करना पड़ेगा कि उनको कानून के मुताबिक मामलात जो उनको उनके साथ मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तय करेंगी और कानून के मुताबिक उन्होंने अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। जो एक हिफाजती ज़मानत का इंप्रेशन दी जा रही है कि वो आएँ, पहले जलसा करें, फिर हिफाजती ज़मानत हो और फिर फूलों की बारिश में वो अदालत में सामने जाके पेश हों और वहाँ से उनकी सियासी मुस्तकबिल का वो फैसला उनको मिल जाए और वो सारी क्लैरिटी हो जाए। तो मेरे ख्याल में उनको कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इससे पहले भी वो जेल में जाने से कभी नहीं घबराए, कहते भी हैं कि जेल जाने से नहीं डरते और कई सालों पहले भी वो जेल भुगत चुके हैं। तो अब भी इस दफ़ा आना चाहिए, तो कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर उनको करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली फिर उनको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, सियासी कीमत भी चुकाना पड़ेगी, तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल उस कानून के मुताबिक है। उसके ऊपर नून लीग को इस तरह सीख पा नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं ठीक है, जो कानून का जो भी तरीक़ेकार है हम उसका सामना करना पड़ेंगे। अगर आपने ऑलरेडी एक माइंड मेकिंग की हुई है कि हम आए, हमें उस तरीके से प्रोटोकॉल मिले और उस तरीके के साथ हमारे ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएँ, तो उसका थोड़ा सा उनको इंतज़ार करना चाहिए, अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और अदालत से जो हतमी फैसला है, अगर आप सुरखरू हो जाते हैं तो फिर आप भरपूर तरीके से अपना वेलकम भी करवाएं, फूलों की पत्तियाँ भी अपने ऊपर निछावर करवाएं और फिर मीनार पाकिस्तान जाके जलसा भी करें और जो बयानिया आप बनाना चाहते हैं आप बनाएं। देखिए, एक बात नून लीग को भी अंदाज़ा है, नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़मशिप और इक़्तिदार अब हासिल करना वो फूलों की सेज नहीं रही, वक्त तब्दील हो चुका। अब वज़ीर आज़म बनना और इस मुल्क के मसाइल को जिनसे मुल्क दो चार है उनसे निमटना और फिर डिलीवर करना, ये कांटों की सेज है। ये बात उनको जहन में रखना पड़ेगी। एक इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदरूनी तौर के ऊपर ना सिर्फ सख्त तरीन मुआशी मसाइल का सामना है, उसके साथ साथ एक मुल्क की रिकग्निशन के साथ जुड़ा हुआ, जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। और उसकी जब रिकग्निशन का मामला आएगा, जो भी गवर्नमेंट होगी, जिस लेवल पर भी मामला तय होने हैं, इस मुल्क की क्या अवाम मेंटली प्रिपेयर है? जवाब है नो।
क्या वो हुकूमत वक्त उसको किस तरीके से उस मामलात को आगे चला पाएगी? ठीक है बैठ के सुहेल साहब, तरक्याती मंसूबे पॉइंट बनाना आपका और क्लियर है। फीचर्स मुझे के ऊपर मुबशिर ना- साहब से पूछ लेने दीजिए। मुबशिर सरफराज बुख्ती साहब ने तो बयान दे दिया अपना, लेकिन राना सनाउल्लाह ने उनको याद दहानी करा दी कि भाई आप देख लीजिए कि जो सूरत हाल, जो हालात शेख रशीद के साथ हुए थे, कहीं वो आपके साथ ना हो जाए, तो उनको तो अपना बयान वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी जो है वो गंभीर होती दिखाई दे रही है। नून लीग वाले एक तरफ काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन वही जीतेंगे, लेकिन जेल जाएंगे नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म बनेंगे। आप किसकी तरफ इशारा करेंगे दोनों ऑप्शंस में से? जी देखिए, एक तो आपको इस पे सीखपा होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। मेरी बहुत सारे सीनियर जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात हुई और उस पे मैंने लिखा भी कि दुनिया में और पाकिस्तान में तो खसूसी तौर पे ऐसा कानून नहीं कि एक कॉन्विक्ट हो, वो बाहर जाए इलाज के लिए और उसके बाद जब वो वापस आए तो उसे इमीडिएटली जमानत मिल जाए। ऐसा लॉ ही नहीं है पाकिस्तान में। अब इसका जो लीगल तरीका है वो ये है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये, चूंकि वो अदालत की इजाजत से बाहर गए थे, हाँ जी, और उनके लॉयर्स ये क्लेम करें कि जनाब चूंकि ये अदालत की इजाजत से बाहर गए थे, इसलिए इनके बाहर वाले अरसे को भी आप कस्टोडियल टेन्योर समझें और इनकी सस्पेंड कर दें, जो है कन्विक्शन, जो लॉयर्स का कहा जा रहा है कि होमवर्क भी कंप्लीट है इस हवाले से। दूसरा ये कि वो चंद घंटों के लिए जेल जाएं और उनके जो हैं वो लॉयर जमानत जो है उसके लिए अप्लाई कर दें। सही। तो हर दो सूरतों में मियां नवाज शरीफ को अदालत का भी सामना करना पड़ेगा और जेल का भी करना पड़ेगा। एक तो होगी ये बात। दूसरी बात बयानिए की चूंकि बात हो रही है, इस वक्त वाकई में बयानिए की बड़ी किल्लत है। मियां नवाज साहब के पास जो है वो दो चीजें हो सकती थी जिसपे वो बयानिया नेट भी कर रहे थी। उनकी पार्टी को 2013 से 2018 तक हमारी जो हुकूमत थी उसकी अचीवमेंट्स पिछले 72 सालों में, यानी उस वक्त तक के सालों में बेहतरीन थी। एक बयानिया ये था। दूसरा बयानिया ये हो सकता था कि हम आने के बाद क्या करेंगे, जिस पे अभी कोई खातिरखा काम नहीं हुआ, उस पे काम कर रहे हैं। PMLN के मतलब इनसाइडर्स बताते हैं कि कोई मैनिफेस्टो टाइप की चीज बना रहे हैं जो पहले ही नवाज शरीफ इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज जो मियां नवाज शरीफ ने माजी में भी महसूस की कि जब उन्होंने एक खसूसी स्टैंस लिया तो उसके बाद बहुत से लोग जो खसूसन वो जो बाएं बाजू के थे, उन्होंने भी नवाज शरीफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वो पॉपुलर भी हो गए। हमें याद है जब वोट को इज्जत दो का नारा उन्होंने लगाया तो पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका अच्छा खासा ऊपर गया। तो दोबारा अपने पॉपुलैरिटी ग्राफ को मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि इस नारे के जरिए वो वापस ला सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस दफे वो टफ होगा क्योंकि महंगाई की सूरत हाल के हवाले से कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं माजी का हवाला दूंगा। दो हुकूमतें लूज की थी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 1989 में बीबी ने एक जब बिल लाने की कोशिश की कि सिटिंग जनरल्स और सिटिंग जजेस का एहतसाब हो, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, मियां नवाज शरीफ आए, सेम उन्होंने ये करने की कोशिश की। बात जब की उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई, 93 की गवर्नमेंट दोबारा बीबी की बनी। सो ये एक व्हील चेयर जो चेयर म्यूजिक चेयर हम आज जो रेफर करते हैं उसमें हम भूल जाते हैं कि 20-22 माह की हुकूमतें दोनों पार्टीज की क्यों गई। उस वक्त भी एहतसाब का नारा था। तो जब भी किसी ने इस तरह का नारा लगाया उसे हार्डशिप्स फेस करना पड़ी और मियां साहब इस नारे के साथ पॉपुलैरिटी तो शायद गेन करेंगे या नहीं, लेकिन हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है उन्हें फ्यूचर में। और सरफराज बुख्ती साहब चूंकि क्लियर कर चुके हैं कि इससे आपको सबाक से हटके उनके बयान को नशर किया गया या लिखा गया, तो उनकी हम जो एक्सप्लेनेशन है उसको एडमिट करना चाहिए। क्योंकि सरफराज बुख्ती साहब तो बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर रहे थे कैबिनेट में आने से पहले। अगरचे उनके भाई जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका झुकाव PMLN की तरफ देखा जा रहा था निगरान मिनिस्टर बनने से पहले। आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि मियां नवाज शरीफ को अदालतों को भी फेस करना पड़ेगा और हाँ, चंद घंटों के लिए जाएं तो जेल भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तीसरी कानूनी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फ़हीम, नवाज शरीफ के इस बयानिए से जो साबिक जजेस, साबिक जनरल का वो एहतसाब का जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी किसी न किसी तकसीम का शिकार होती दिखाई दे रही है?
क्यों तकसीम होगी पार्टी? ये वो बयानिया है जो आवाम में मकबूल तरीन बयानिया है इस वक्त, अगर आप उठाकर देखें, चाहे वो मुस्लिम लीग की तरफ से हो या उससे पहले पीटीआई की तरफ से हो। पीटीआई का बयानिया भी तो तकरीबन यही है ना। वो अभी जब कुछ अर्से पहले तक जो है वो सिटिंग जजेस को ट्रोल करते थे, तो वो क्या था? क्या वो बयानिया इससे मिलता जुलता नहीं था? क्या जो जर्नल्स को पीटीआई ट्रोल करती थी या उनसे मुतालिक जो बातें सोशल मीडिया पर लिखती थी, क्या वो जो है आज वही बयानिया किसी हद तक मुस्लिम लीग नून का नहीं है? तो जो इस वक्त अवाम में मकबूल बयानिया है वही चलेगा ना। मुस्लिम लीग कौन सा गलत कोई काम करने जा रही है? आपका जो सवाल है जो स्क्रीन पे भी चल रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें लफ्ज दुरुस्त को जो है ना वो दुरुस्त कर लीजिए सबसे पहले। भाई सिमत ही यही है इस वक्त, इसके अलावा कुछ इसका बोझ उठा सकेगी नून लीग की पार्टी, आपको लगता है फहीम? क्या मुशर्रफ के खिलाफ जो बयानिया था उसका बोझ नहीं उठाया था मुस्लिम लीग नून ने? उठाया था। इससे पहले जो मुशर्रफ साहब को का जब तैयारा जो है वो फजा में ही रोक दिया था, और उसके बाद जो है मुल्क से बाहर जाकर जब वापस आए थे तो उस वक्त भी तो बयानिया यही था। तो क्या हुआ था? बयानिया का बोझ उन्होंने उस वक्त भी उठाया था। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो क्या वो जेल जाकर वजीर आजम बनेंगे या वजीर आजम बनकर जेल जाएंगे? तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि वो आने के बाद मुमकिन तौर पर जेल जाएंगे और फिर वहां से वजीर आजम बन जाएंगे अगर कोई मसला है तो। इलेक्शन होना है इस मुल्क में, डिसाइड हो चुका है, मुस्लिम लीग नून को जो है वो हुकूमत देनी है, ये भी बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है। अब सिर्फ ये है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हुए जो मॉडल टाउन से वजीर आजम बनेंगे या जो है वो जेल से वजीर आजम बनेंगे, ये है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त। तो वो वजीर आजम जो है वो जेल जाकर भी बन सकते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? क्या मुल्क में इससे पहले सियासतदानों ने जेल में बैठकर इलेक्शन नहीं लड़े? लेकिन फहीम जेल में नहीं रहना था, इसीलिए तो इलाज के गर्ज से गए थे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। तो मैंने ये कब कहा कि वो पूरे 5 साल जो है वो जेल में रहेंगे? तो अब क्या रहे? नहीं कह रहा कि वो पूरे 5 साल जेल में रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ जो मुबशिर बुखारी साहब ने चंद घंटे की बात की थी, मैं भी तकरीबन वही बात कर रहा हूँ कि जेल जाएंगे अगर चले भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि जनाब उनको जो है उन्होंने गलत किया, मुल्क से बाहर चले गए, अदालती जमानत थी उसके बावजूद मुल्क में बाहर जाकर उन्होंने जो है ज्यादा वक्त स्पेंड कर लिया है और वापस आने पर जो है वो लीगलिटीज में की जो वो है प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ेगा, तो चले जाएंगे जेल। अवाम में मकबूलियत ही तो बढ़ेगी। हमारे यहाँ जो जेल जाता है उसकी मकबूलियत बढ़ती है। इस वक्त आप उठा के देख लीजिए चेयरमैन पीटीआई साहब की मकबूलियत का क्या हाल है। ये तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में जो ये हमारी अवामी एक सोच है, पाकिस्तानी सोच है कि हम बावजूद इसके कि किसी के खिलाफ हो, लेकिन अगर उस शख्स के ऊपर जुल्म होता हुआ देखें, हमें लगे कि इसके खिलाफ ज्यादती हो रही है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब को यही बयानिया सूट करता है, वो जाएंगे जेल में, और जेल में जाने के बाद उनकी पार्टी जो है उनका बयानिया लेकर आगे बढ़ेगी, उसको उठाएंगे, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे और उसके नतीजे में जो है वो वहां से निकलेंगे, वजीर आजम हाउस चले जाएंगे। कोई गलत सिमत नहीं है उनकी, मैं समझता हूँ बयानिया भी बिल्कुल ठीक है। सरफराज बुगटी साहब के हवाले से सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि बुगटी साहब आपके बलूचिस्तान में जो है वो फुटबॉल टीम के 6 लोग अभी तक जो है ना वो बाजियाब नहीं हो सके, महीने से ज्यादा हो रहा है। उधर फोकस कीजिए, उन्हें बाजियाब कराइए, ये सियासी मामलात में टांगे अड़ाना छोड़िए, अपने सेल्फी प्राइम मिनिस्टर की तरह चीजों को जो आपका काम है वो होने दीजिए। आपका काम इलेक्शन कराना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ये उल्टे सीधे बयानात और ये सब कहना, इससे आप अपना अगर सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। ठीक है, और मैसेज तो उन तक पहुंच गया जो पहुंचना था और उसका उनमें समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से और साबिक जजेस के हवाले से आपके साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि आला अदलिया के जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का ये मामला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो करने वाले आला इख्तियाराती इदारे में से है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 10 रेफरेंसेस भेजे थे, जबकि ये रेफरेंसेस जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत से मुताल्लिक थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन रेफरेंसेस पर कानूनी राय हासिल करने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवा दिया था, जबकि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दायर 10 रेफरेंसेस पर अपनी कानूनी राय
दे दी है। इससे जुड़ा जो सवाल है हमारा, हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, वो यही है कि क्या साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फ़हीम, आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। उनके फैसले, और जो चंद दिन पहले उनके हवाले से एक खबर और आई कि उन्होंने अपने साथी जज को फ़ोन करके जो उनके खिलाफ शिकायत थी वो बताते हुए उनसे अपनी मुखालफत ख़त्म करने की बात की, तो वो भी एक बिल्कुल मिसकंडक्ट में आता है। तो उनका जो पूरा एक यूँ कह लीजिए कि टेनोर है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, जिनके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जा सकता है। और सिर्फ उनके ऊपर क्यों, साकिब निसार साहब के ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसकंडक्ट भी है, इख्तियार से तजावुज़ के मामला भी है, उनके बारे में भी सवाल किया जाना चाहिए कि डैम फंड का पैसा कहाँ गया भाई, कहाँ है वो पैसा, कहाँ खर्च होना था, कैसे हुआ, कितने पैसे आपने किस केस के किस क्लाइंट से कितने पैसे लिए, किसके वकील से कितने पैसे लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत आला इख्तियाराती एक इदारा है, या उसे फोरम कह लीजिए, वो है जहाँ जजेस से मुतालिक मामला जो हैं वो डिस्कस होते हैं और जहाँ फैसले भी किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब की जिस दिन हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उस दिन जो एक जुमला एक जज की जानिब से, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, ये कहा गया था जब हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जब सब घुल मिल गए थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद इस बात की है कि तमाम फैसलों में मुशावरत शामिल होगी। हाँ जी। तो इससे पहले यानी मुशावरत नहीं होती थी, तो अब अगर मुशावरत शामिल होगी और फाइज ईसा साहब का जिस तरह का उन्होंने आने के फ़ौरन बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक चंद इंपॉर्टेंट फैसले किए, उनकी रोशनी में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि बहुत सारे फैसले ऐसे अब आवाम के सामने आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट एक इंसाफ देने वाला इदारा है और सबसे सुप्रीम इदारा है हमारा, लेकिन वहाँ इंसाफ का मयार, इंसाफ के मामला उस तरह नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। 123वें नंबर पर हमारी जुडिशरी खड़ी हुई है। हम ये नहीं देखते कि लोगों को कितने मसाइल हैं कि इंसाफ के लिए वो साल से भटक रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है वो जेलों में मर जाते हैं, उसके बाद आप उनकी सजाए मौत या उम्र कैद जो है वो ख़त्म कर देते हैं उनकी अपीलों के ऊपर। तो ये वाले जो मामला हैं ये फोकस करने थे, लेकिन उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो रातों को अदालतें खोल रहे थे, उनके पेशरो भी यही कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो सिर्फ सियासी फैसले जो है वो होते रहे सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जाने का इम्कान नजर आ रहा है तो हम उसे वेलकम करना चाहिए, हमें पूरी कौम को वेलकम करना चाहिए कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे जजेस को एहतसाब के कटहरे में लाएगी जिन्होंने अपना असल काम नहीं किया, उन्होंने अपना फोकस किसी और जानिब किए रखा। आवाम को इंसाफ नहीं मिला, हजारों नहीं बल्कि लाखों केसेस इस वक्त मुल्क की अदलिया में ज़ेर समात हैं। जैसे फाइज साहब ने कल बिल्कुल ठीक बात कही, उन्होंने एक केस के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब अब इल्तवा नहीं मिलेगा, अब एडजॉर्न ना मांगे, एक पर नोटिस जारी होगा, दूसरे पर दलाइल होंगे और उसी दिन जो है फैसला होगा। ये चाहिए बेसिकली इस कौम को। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सोहेल, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हो सकती पे फोकस कीजिएगा। सना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो सकता और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता में तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन गुजारिश ये है कि जिस नहज पे मुल्क पहुंच चुका है और जिस बेहतरी और इस्लाहात की बातें हो रही हैं और कोशिश हो रही हैं, उसके लिए फिर यकीनी तौर के ऊपर आपको तमाम रियासत के स्तूनों में जहाँ जहाँ कोई खराबियाँ हैं, जहाँ जहाँ इस्लाहात की ज़रूरत है, वो तो आपको करना पड़ेंगी। जब आप इस्लाहात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर कुछ एक्शन भी करना पड़ते हैं, और ऐसे एक्शन उनमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ। गुजारिश ये है कि माजी के अंदर भी वक्तन फ़वक्तन हमें जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर हमें उस जुडिशरी के पोलिटिसाइज होने का इंप्रेशन मिलता रहा, लेकिन माजी करीब के अंदर बात करें तो ये डिवीजन बिल्कुल बहुत वाजे हो गई है। बहुत से मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की एक रिफ्लेक्शन मिलती है। कुछ ऑडियो कॉल्स ऐसी सामने आई, कुछ सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू ऐसे सामने आई जिसकी वजह से मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर एक हमें छाप दिखाई देती है। वो छाप क्यों दिखाई देती है? बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारे यहाँ अदलिया में जजिस के इंडक्शन का तरीक़ेकार है, उससे पहले जब मुख्तलिफ वकला प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपकी किसी न किसी जमात के साथ, धड़े के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होती है और फिर वहीं से कनेक्टिविटी बनती है और आप आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। तो ये जो खराबियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो चुकी हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें जो हमारा सिस्टम है जुडिशरी में इंडक्शन का, उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। उसका ये मकसद नहीं है कि माजी करीब के अंदर जो मामलात हुए, जो अगर कोई कहीं मिसकंडक्ट हुआ है, कहीं कोई इरेगुलरिटी है, कहीं कोई मैल प्रैक्टिस अगर है, तो एक फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वहाँ पे उस मामलात को टेकअप होना चाहिए
और जिस किसी के अगर मामला गड़बड़ हैं तो वहाँ से कार्रवाई होनी चाहिए। माजी में भी हुई, हमने देखा जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके खिलाफ एक रेफरेंस बना, साइन हुआ, लेकिन बदनीति पर मबनी था। एटलीस्ट अल्टीमेटली वो क्लियर हो गए, किस लेवल तक जाकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं किया। तो अगर किसी और के खिलाफ भी अगर शिकायत आई है, वो भले चीफ जस्टिस रहे हों या सिटिंग जज हों, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक फोरम मौजूद है और इसी पर्पज़ के लिए है। वहाँ पे उनसे मुतल्लिक बाज़ाब्ता प्रॉपरली वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर कुछ वहाँ पे स्टैब्लिश होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुबशिर आपसे मैं पूछ लेती हूँ, एहतसाब सबका ये नारा तो हम सुनते हैं, लेकिन हर इदारे की ट्रांसपेरेंसी पर अभी भी सवालिया निशान है। आपको लगता है कि एहतसाब हो पाएगा? जी देखिए, ये एहतसाब जो है ना, ये बुनियादी तौर पे डिपेंड करता है आपकी विल के ऊपर, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक। अच्छा, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। जी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि उन्होंने फोन करके एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है जी। और एक फौजी अदालत ने उन्हें बुला लिया और वो गए उधर और प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब जज साहब ने पूछा, जो कि फौजी जज थे, कि आपने इस बंदे के लिए अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा मैंने अप्रोच नहीं किया, अलबत्ता मुझे सदर पाकिस्तान का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा, जिस पे मैंने इनकार कर दिया और फिर एक चिट निकाल के दी कि ये सदर पाकिस्तान ने रिटर्न ऑर्डर भी मुझे किया था। वो उसी केस में हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और सजा हुई। यह है पॉलिटिशियन के साथ, हालांकि उन्होंने फोन भी नहीं किया, क्लीन आदमी थे। यहाँ पे तो आपके सामने एविडेंस आ रही है और एक मुअज़्ज़ज़ जज जिनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इस्टेब्लिश्ड है, सरदार तारिक की, वो खत लिख रहे हैं जो उन्होंने तमाम अपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को भिजवाया कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि लाहौर से आपके खिलाफ वो जिन खातून ने जिस खातून ने रेफरेंस फाइल किया है उनको और उनके हस्बैंड को मैं तो कम से कम जानता हूँ, मुर्तज़ा भी मुमकिन है जानते हो, अब क्या उनके बारे में कहना। तो वो खत आया हुआ है, यानी उसको भी दबाया जा सकता है। आप जरा नकवी साहब जो है रिलीफ दे दे, तो ये मेरा मिसकंडक्ट का सीधा मामला है। अगर फौजी से वहाँ पे जाके अपनी अहलिया समेत इनको फेस कर सकते हैं, और उनका बाकायदा ठट्टा भी साथी जजों की तरफ से उड़ाया गया, यहाँ तक उन्हें कहा गया कि आपकी वाइफ तो आपसे बेटर लॉयर हो सकती थी, ये भी एक मुअज़्ज़ज़ जज ने सेंटेंस बोला। और फिर जब उन्होंने थोड़ा सा जज्बात में आके ऊंचा बोले, तो फिर एक मौजूदा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसमें से एक जज साहब ने कहा यहाँ पे कानून की जुबान बोलती है, यहाँ पे जज्बात काम नहीं करते। जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसी सूरत हाल फेस कर सकते हैं एक मेलाफाइडी केस में, तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है, कम से कम इस पे इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि हो भी शायद जाए, प्रोवाइडेड हमारे वजीर कानून और हमारे अटॉर्नी जनरल उस तरह कॉम्प्रोमाइज ना हो जाएं जिस तरह वो माजी करीब में हुए और 2 जूनियर तरीन जज को वो सुप्रीम कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट ले गए, चूंकि वो उमरता बंदयाल साहब और हमारे फॉर्मर चीफ साहब की ख्वाहिश थी, जिसके बाद में हमारे फॉर्मर वजीर कानून माफी भी मांगते रहे। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है और कोई हिच भी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में। बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल आने वाले वक्त में होने क्या वाली है? साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का ये मामला है, चीफ जस्टिस तारिक मसूद को मुबैना तौर पर जो उन्होंने फ़ोन किया, आपको लगता है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, नहीं हो सकती। मुझे तो ये लगता है, अगर आपने 1 लाइन में पूछना है, बिल्कुल सही, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, उन्होंने, जिसका भी हमारे बाकी साथी जिक्र कर रहे थे, डैम से लेकर और बाकी चीज़ों से लेके, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। क्या कौन सी कार्रवाइयाँ हुई, मुझे पहले ये बताएं। इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम ले लें, उनके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हुई? उनके बेटे के खिलाफ करप्शन के केसेस से लेके ना जाने क्या कुछ होता रहा। खैर वो छोड़े, उनके बेटे का कंडक्ट था। सियासतदान आते हैं। तो मेरा सवाल ये है, आपके सवाल पे मेरा सवाल है कि पहले कौन से हमने झंडे गाड़ लिए हैं, कौन से हमने तारीख रकम कर दी है, हमने ऐसा क्या एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मैं कहें जो हो जिस तरह उनके साथ हुई थी कार्रवाई मिसाल बन गए थे, तो इनके खिलाफ तो अब कोई छोड़ेगा ही नहीं इनको। तो क्या होगा? इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि जी 90 रोज़ में आइन कानून कहता है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या हो गया अगर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं हुए?
कार्रवाई तो नहीं हुई इनके खिलाफ, होनी तो इसके ऊपर भी चाहिए। भाई आप किस चीज़ के चीफ जस्टिस हैं, आपने एक चीज़ का हुक्म दिया, इसके ऊपर अमल ही नहीं होता। तो ऐसे बेशुमार उनके हुक्मनामे मौजूद हैं। पिछले दिनों में बैठे को 4-5 उनके हुक्मनामों का जिक्र कर रहे थे जी, चीफ जस्टिस ने ये भी चीज़ की थी करने के लिए, ये भी की थी करने के लिए, हुआ ही कुछ नहीं है जी। अब सवाल है कि इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ कि नहीं होनी चाहिए। तो उसका जवाब है कि भाई होनी चाहिए। या आप किसी आम चलते फिरते कॉमन सेंस जो बंदा रखता है उससे आप पूछ लें कि भाई एक शख्स जो कानून से हट के कानून के खिलाफ मावराए कानून कोई भी कार्रवाई करे, उसका मनसब उसकी इजाज़त ना देता हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जवाब है कि जी होनी चाहिए। बहस ये नहीं है, बहस ये है कि पहले क्या होता रहा है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ पता है क्या है, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है या एक तासुर सा बन चुका है। हमारे आप ज़रा अल्फाज सुने, मैं अखबारात के अंदर पढ़ता होता हूँ, कॉलम्स के अंदर पढ़ता हूँ, मिसाल के तौर पे जी वो फ़लाने जज साहब बड़े क्रेडिबल जज हैं, तो भाई बाकी क्रेडिबल नहीं है, या वही वाहिद क्रेडिबल है, बाकी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट है। हम कहते हैं जी फ़लाने हमेशा मेरिट पे बात करते हैं, तो भाई बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान का लाओ लश्कर है वो क्या मेरिट के खिलाफ चलता है? फ़लाने जी हमेशा हमेशा जो है वो इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ से हट के वो कोई फैसला नहीं करते, तो बाकी क्या करते हैं? हमारे यहाँ ना एक तासुर है भाई उस मनसब का, वो चीफ जस्टिस हैं, वो सिविल जज साहब हैं, वो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उस मनसब का तकाजा ये है कि आपने आइन कानून के मुताबिक चलते हुए इंसाफ मुहैया करना है, और अगर आप भी नहीं करेंगे तो यही इतलाक और यही चीज़ लागू आपके ऊपर भी होगी। लेकिन जब वो ही नहीं कर पाते तो मुझे बताएं कि उनके खिलाफ कैसे हो सकता है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें, जो तासुर है ना उसकी बात ना करें, या हो सकता है या होना चाहिए उसकी बात ना करें। ये ला हासिल बहस है, इस बहस का इस टाइम ऑफ वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। जो माजी में हो चुके उनके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सके। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, साल बाद प्रोग्राम निकाल लेते हैं, 6 महीने बाद दोबारा कर लेते हैं और इसी क्लिप को प्ले कर लेते हैं, हाँ जी कितनी कार्रवाई हुई, क्या हुआ उनके खिलाफ? तो जवाब आएगा 0/0। सो लेट्स टॉक प्रैक्टिकल, नथिंग हैज़ हैपेंड, नथिंग विल हैपन, सिंपल। फहीम एग्री करते हैं आप? नो इसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको कि मैं क्यों एग्री नहीं कर रहा। मैं इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ साहब के अंदर ना एक चीज़ है, अगर वो आ गए हुकूमत में तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी वो मामला अदालत में ले गए थे। अच्छा। और इस वक्त भी वो ये बात कर रहे हैं कि जो जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है उनका एहतिसाब होना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कुछ करे ना करे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो चाहे बाजवा साहब का मामला हो, फैज़ हमीद साहब का मामला हो, जस्टिस साकिब निसार साहब का मामला हो, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मामला हो, वो जो जज थे जिन्होंने उन्हें सज़ा सुनाई अरशद मलिक साहब, उनका मामला हो, ये सारे मामलात वो लाजमी अदालतों में केसेस की सूरत में लेकर जाएंगे। ये उनकी एक नेचर है जो मुझे नजर आती है, क्योंकि मैंने उनका माजी देखा हुआ है। मुबशिर ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, रेफरेंस फाइल करना, मुबशिर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मुबशिर। कोई आसान काम नहीं था लेकिन उन्होंने किया। 200% मैं फ़हीम से इत्तफाक करता हूँ। हम तो लाहौर में एक बड़ा फिक्रा बोला करते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने दोस्तों को भूल जाते हैं लेकिन अपने दुश्मनों को नहीं भूलते। और जिन लोगों ने भी मियां साहब के साथ इस तरह की किया तो मियां साहब उसको नहीं भूलने वाले। लेकिन चूंकि मुर्तज़ा ने कहा कि क्या यही बात तो है, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कुछ मुकद्दस गायें जो हैं वो उनके बुत बनाए हुए हैं, और हम इस तरह नहीं कह सकते कि माजी में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो प्रेसिडेंट सेट होगा। यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर देते हैं, यहाँ पे आप एक खतना लिखने के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर एक खतना लिखने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर के घर भिजवा देते हैं। अकामा वाला मामला भी आपके सामने, चलिए अल अजीजिया या एवनफील्ड तो एक सेपरेट केसेस हो गए। अकामा वाला में क्या वो हमारे लिए भी बायसे हमारे अकल से ऊपर का वो फैसला था। और फिर अरशद मलिक की स्टेटमेंट भी जो वीडियो आ गई वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तो प्रेसिडेंट सेट होना है। और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो इस बात का हामी हूं कि जो जिसने चेंज लानी होती है ना, वो एक फर्द होता है जो अट्रैक्ट करता है। अभी फ़हीम ने जो बताया कि काजी फायज ईसा ने कहा कि आज की तारीख है, नेक्स्ट पे आप आर्ग्यूमेंट करें और उससे आगे फैसला, ये नीचे ट्रिकल डाउन होते हुए मैंने देखा है। अच्छा। मैं कल एक कजन के केस के सिलसिले में गया था तो मुखालिफ का वकील नहीं आया तो जज ने सेम लैंग्वेज यूज की। ये एक छोटी जुडिशरी का जज है, चूंकि ऊपर बैठे हुए शख्स ने एक मैसेज कन्वे किया है थ्रू मीडिया कि भाई ये कर रहा हूं मैं, तो नीचे उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और दूसरी
तीसरी सबसे अहम बात ये कि माजी में जिसने भी जो किया, मेरा ख्याल है कि उसे तारीख में मेंशन करने के लिए, तारीख में उसके किरदार को विलन या हीरो का बनाने के लिए ये जरूरी है कि मेरिट पे उसको हाईलाइट किया जाए और फैसला किया जाए और आइडियल सेंटेंस सिचुएशन किया तो जाए बिल्कुल उसके यही है, हवाले बिल्कुल से। ठीक है। वरना इसी तरह सही। के हजारा प्रोग्राम मुर्तजा भी करते, फहीम भी करते रहेंगे, मैं भी करता रहूंगा, आप भी करती रहेंगी, और हर साल इस तरह के सैकड़ों प्रोग्राम होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब ने केसेस खोल दिए हैं, ना सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ भी बल्कि इसहाक डार के खिलाफ भी और दीगर नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ भी। जो अब सूरत हाल है वो नून लीग के लिए काफ़ी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। तो सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि क्या नैब नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ एहतसाब करने में कामयाब हो पाएगा? सोहेल। देखिए, गुज़श्ता 23 सालों के दौरान तो नैब कामयाब नहीं हो सका, जब नैब के पास मतलूबा दस्तावेज भी नहीं, तहकीकात करने वाले मतलूबा रेलिवेंट तहकीकाती ऑफिसर भी थे, गवाह जिन्होंने बयानात कलम कर बंद करवाए थे वो भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये केसेस मंतकी इंजाम को नहीं पहुँच पाए। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी दीगर सियासी जमातें जिनके जो मर्जी कायदीन थे उनके खिलाफ भी ये केसेस लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच चुके। इवन एक वक्त में ये इंप्रेशन मिलना शुरू हो गया था कि जिसने बड़ा लीडर बनना है उसने नैब के दफ्तर का चक्कर लगाना है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फेस करनी है, और अगर रेफरेंस भी फाइल हो गया तो वो एक शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर बड़ा लीडर उभर कर सामने आएगा। बदकिस्मती के साथ ये हिस्ट्री रही है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, आला अदलिया के जजी साहिबान भी ये बात कहते रहे कि नैब का जो असल काम था एहतसाब करना, उसकी बजाय वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता रहा। अब एक आखिरी मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दोबारा केसेस को बहाल किया है। सिर्फ पॉलिटिशियन इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनकी हद तक नए कानून को सस्पेंड किया गया है। केसेस खुल गए हैं, अदालतों की जानिब से तलबी की जा रही है, लेकिन सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनको हम बराह रास्त, जिनका पूरा रेफरेंस पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, इंक्वायरीज पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर जान नहीं है। तो अल्टीमेटली आप अगेन वो उस माजी को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, जिसके नतीजे में आप समझते हैं कि केस के अंदर जान नहीं है और अल्टीमेटली 5-6 पेशियों के बाद केसेस खत्म हो जाने हैं, तो फिर ये नैब के कानून का मजीद मजाक उड़ेगा। नैब की पहले भी कोई इंप्रेसिव कारकर्दगी नहीं है वाइट कॉलर क्राइम्स के खिलाफ, तो मजीद इसका फिर ठट्ठा उड़ाया जाएगा। तो जो केसेस सॉलिड हैं, जिनके अंदर नैब के पास मतलूबा एविडेंस हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल और नैब के पास बड़ी टीम है जिनको बड़े हैवी सैलरी पैकेज दिए जाते हैं, वो समझते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग केस है, उसमें नैब को उनको रेलेवेंट कोर्ट्स के अंदर उनको प्रोसीड करना चाहिए, उनको फास्ट ट्रैक के ऊपर उन केसेस को चलाना चाहिए, और जो भी हो उसका ताल्लुक नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो या किसी दीगर जमात के साथ हो, बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एहतसाब के नाम के ऊपर शख्सियात को या इदारों को मलाइन करने का जो सिलसिला है वो नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस माजी में बनाए गए जिनकी बुनियाद पॉलिटिकल बेसिस पे थी, और अभी भी कुछ केसेस ऐसे बने हैं जो हम सियासी अनाद या सियासी बुनियाद पर बना रहे हैं। तो उसका मुआशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर मजीद मनफी असरात मुरतब होंगे, कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। फहीम, आपको लगता है कि जो नैब है वो नून लीग के रहनुमाओं का एहतसाब करना चाह रही है, क्या कर पाएंगे? क्यों नून लीग कैसे एहतसाब क्यों करना चाह रहे हैं? क्या बिलियन ट्री सुनामी जो है वो नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए? क्या ये मालम जब्बा का केस नहीं खुलना चाहिए? क्या बीआरटी पिशावर वाला केस नहीं खुलेगा? नैब तरमीम में के खिलाफ जो फैसला आया है सब खुलेंगे, सारे केसेस खुलेंगे। लेकिन मसला ये है जो सोहेल बात कर रहे थे कि आपने आज तक नैब से हासिल क्या किया है? साबका दौर में तो चेयरमैन नैब साहब अपने दफ्तर में जो गुलों को चूम रहे थे, तो वो सब तो होता हमने देख लिया है। असल में जो होना था वो कहाँ है? कोई एक केस, एवन फील्ड, सिरे महल, तो हुदैबिया पेपर मिल, तो इत्तेफाक फाउंड्री, कितने बड़े बड़े केसेस हमने सुने हैं। एहतिसाब सेल होता था एक वक्त में, फिर वो जो है एहतिसाब का नैब का इदारा बन गया, वो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इस सब ने किया क्या है? इस मुल्क को दिया क्या है? जो पैसे एक तरह से डील के नतीजे में मुलजिमान ने वापस कर दिए किसी वक्त,
उनको जो है आप दिखाते हैं कि जी जनाब ये देखें नैब ने ये पैसा जो है वो रिकवर कर लिया, कौमी लूटी हुई रकम रिकवर कर ली, कौमी खजाने में जमा करा दी। अरे भाई इससे ज़्यादा तो नैब के क़याम के ऊपर जो है वो पैसा लग चुका है, इससे ज़्यादा रकम तो जो है वो नैब के चेयरमैन से लेके और जो वहां पे आपने पूरा ऐशो इशरत का सामान रखा हुआ था उसके ऊपर पैसे खर्च हो चुके हैं, वो आपको नजर नहीं आता। तो मिला क्या है कौम को नैब से? कुछ नहीं मिला। एहतिसाब के नाम पर सिर्फ ड्रामा हुआ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए जाते हैं। माजी में पुलिस को इस्तेमाल करके रस्सागिरी के मुकदमात बना करते थे, साइकिल चोरी के मुकदमात बना करते थे। थोड़ी सी चूंकि दुनिया आगे बढ़ती है तो हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े। हमने तरक्की का सफर यह किया कि जी हमने पहले एहतिसाब सेल बनाया, ठीक, सैफुर रहमान साहब की सरबराही में, फिर अब हमने जो है वो नैब बना दिया है। कभी हम जो है वो आसिफ जरदारी की सिर्फ और सिर्फ जुबान काटते हैं, उन्हें तशद्दुद करते हैं एहतिसाब सेल में ले जाकर, कभी हम जो है कुछ और करते हैं। आज चूंकि आपका दुश्मन डिफरेंट हो चुका है, अब तो दो पार्टियां मिलकर जो है वो किसी एक दुश्मन की तरफ देख रही हैं। सारी चीजें जो है इस मुल्क में सब स्क्रिप्टेड हैं, सब कुछ जो है वो हमेशा से होता है, कुछ बदलेगा नहीं, सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। लोगों को इंसाफ, जिसकी मैं बात करता हूं कि इस मुल्क के लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, वो मुझे आज भी दूर आसमान पर चमकता हुआ चांद लगता है। बिल्कुल ठीक है। मुबशिर, आपको क्या लगता है कि जो नैब इस टाइम जो इशारे दिए जा रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ, जो केसेस हैं एहतिसाब के की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है नैब इसमें कामयाब हो पाएगा? जी देखिए, नैब का क़याम और उसके बाद इसकी जो तंजीमें नौ की गई जनरल मुशर्रफ के दौर में, मैंने तो अपनी ये सहाफ़ियाना ज़िंदगी में यही इसका मकसद समझा। इसका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मसलन 2001 में मैंने देखा मखदूम फैसल साले हयात को, जो बैंक को पैसे पे भी कर चुके थे, वो भी नैब कस्टडी में सर्वर रोड पुलिस स्टेशन बंद थे। उनके साथ अनवर सैफुल्लाह साहब, उनकी भी जो है वो प्ली बार्गेन हो गई थी, वो भी बंद थे। और जब वहां से निकले तो अपनी अपनी पार्टीज को उन्होंने छोड़ा और वो फाकी बुजरा बन गए। कहाँ गए वो केसेस और कहाँ उनकी, क्योंकि केसेस की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी। बैंक वाले जाके बता रहे थे कोर्ट में, जी हमारी सेटलमेंट है, इन्होंने पे कर दिए हुए हैं, उसके बावजूद उन्हें ग्रिल किया गया। और मैं तो आज भी चाह रहा हूँ कि कोई मुझे मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ये बताया कि वो सरगोदा का जो उस्ताद था, जो हथकड़ी समेत स्ट्रेचर पे जिसकी डेथ हुई थी नैब कस्टडी में, उसका हिसाब किसी ने दिया? वो आज तक हमें हिसाब नहीं मिला कि उस उस्ताद ने कितनी को करप्शन कर ली थी जो उसको हथकड़ी से बांधा हुआ था। जबकि यहाँ पे हमारे जिनके खिलाफ पॉलिटिकल केसेस बनते हैं उनको तो चलिए फिर फैसिलिटी मिल जाती है। मेरे ज़ाती ख्याल में नैब एक रिडंडेंट अदारा है पाकिस्तान में। एंटी करप्शन अपने प्रोविंशियल लेवल पे मौजूद है, ऊपर वाले लेवल पे FIA मौजूद है जो इनको प्रोब कर सकती है, जिनके पास ट्रेंड बंदे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नैब के अदारे को ख़त्म कर देना चाहिए, बाकी बात तो मैं करता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा, आपको नैब की हैसियत क्या लगती है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब थे, उन्होंने ना कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली। और उन्होंने खुदकुशी जब की, उसमें एक नोट लिखा और उस नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर अब तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है, और उसमें गालबन उन्होंने नैब का जिक्र किया था। तो इस वजह से वो प्रेशर, उन्होंने कहा, या वो जलालत, उन्होंने कहा कि मैं झेल नहीं सकता था, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में अपनी मज़ीद एग्जिस्टेंस नहीं चाहता, और उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये थी जो चीज़ हमारे सामने खबर की सूरत में उस वक्त आई। उनकी बेटी बड़ी एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर, उन्होंने भी इस नैरेटिव को बड़ा कैरी किया। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, एक एग्जाम्पल दी है। नैब, आपने कभी शतरंज की गेम खेली है? कभी आप वो चेस खेलने का इत्तेफाक हुआ सर? हुआ है? बहुत पहले। अच्छा, तो जिन लोगों को इत्तेफाक होता है ना ये गेम खेलने का, जो खेलते हैं, वो ये जानते हैं कि इसमें ना बिसात यानी कि चाल चलाई जाती है, एक चाल बिछाई जाती है। आपने दूसरे को ज़ेर करना है तो आपको उसको फंसाने के लिए ना मुख्तलिफ जगहों से ना चालें चलनी पड़ती हैं। कभी आप इधर से रोकते हैं, कभी उधर से रोकते हैं, कभी आप फीले का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, कभी प्यादे का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ जो केसेस हैं ना, वो इसीलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए चलाए जाते हैं कि आपने अगले को ज़ेर करना है, घेरना है। वो कहते हैं ना, घेर के मारना है, उसके गिर्द आप इतना शिकंजा टाइट कर दें, ये केस वो केस, नैब में, अदालतों में, लोअर कोर्ट में 1 पर्चा 2 पर्चे, किसी पे तो 200 पर्चे भी हुए हैं। तो इनका मकसद एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका मकसद जस्ट टू स्टॉप देम, जस्ट टू टेल देम कि अच्छा आप आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द वे जाना चाहते हैं, या हमारी लाइन से हटना चाहते हैं, तो दीज आर द केसेस, आपकी ऐसी की तैसी। तो नैब की एग्जिस्टेंस की मैंने आपसे, या उसकी एफिशिएंसी का, या उसका इस्तेमाल किए जाने का जिक्र असद मुनीर साहब के हवाले से किया। दूसरा, बाकी जो मेरी राय है वो आपके सामने मैंने रख दी, क्योंकि आपके वक्त की कमी है।
बिल्कुल ठीक है। मैं तमाम पैनलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब, मुर्तज़ा डार साहब, मुबशर बुखारी साहब और सुहेल भट्टी साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।